Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सबके मन में ना एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या हम रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हम जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े इन्वेस्टर्स को कॉम्पीट कर सकते हैं, क्या हम उनके जितना प्रॉफिट बना सकते हैं। ऐसे क्या डिसएडवांटेजेस है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का जिसका हम छोटे इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठा सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स में आते हैं HNIs, FIIs, FPIs, DIIs या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जिनके पास बहुत पैसा रहता है और वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब जब हम बड़े इन्वेस्टर्स की बात करते हैं ना तो उनका प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास बहुत पैसा है और इसीलिए उनका रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे से अलग होता है। उनका रिस्क कैपेसिटी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और इसीलिए उनका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा रहता है एंड नॉट टू मेंशन कि उनका लॉसेस भी उतना होने के चांसेस है। बट क्या हम इनको कॉम्पीट कर सकते हैं? क्या हम इनके जितना अर्न कर सकते हैं? क्या प्रॉब्लम्स है बड़े इन्वेस्टर्स होने का जिसका हम छोटे इन्वेस्टर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठा सकते हैं और मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेट्स चेक इट आउट इन दिस वीडियो कि हम कैसे अच्छा अर्न कर सकते हैं एज अ स्मॉल इन्वेस्टर। क्या आपको पता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं ना उनके पास खुद की रिसर्च टीम होती है, यानी कि वो लोग ना अपनी रिसर्च टीम से रिसर्च करवाते हैं और बेस्ट पिक करते हैं स्टॉक्स का और फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका रिस्क एपिटाइट भी ज़्यादा रहता है, उनका रिवॉर्ड्स भी दुगना रहता है और लॉसेस होने के भी चांसेस होते हैं। अब आप लोग ही सोचो, हम इन्वेस्टर्स के पास तो ना पैसा ही नहीं रहता इन्वेस्ट करने, तो रिसर्च टीम तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए आज डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ एडवांटेजेस जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास नहीं है। सबसे पहले आता है सेबी रूल्स रेगुलेशन। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं ना उनको बहुत सारे सेबी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जो भी HNIs, FIIs, FPIs, DIIs या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज है ना उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्योंकि वो मार्केट को एक ही टाइम पे फ्लक्चुएट ना कर दे, वॉलेटाइल ना हो जाए बहुत ज़्यादा मार्केट। इसीलिए सेबी बहुत स्ट्रिक्टली इनको मॉनिटर करती है। और सपोज अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड कंपनी को देखा रहेगा तो उनका ना रेटिंग्स मेंटेन रहना चाहिए, फिर ही वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाते हैं। अगर उनका रेटिंग्स फ्लक्चुएटेड है या फिर रेटिंग्स अच्छा नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। और क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि वो लोग ना काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा बना के रखे, पैसा जमा करके रखे और वो इन्वेस्ट करने वाले। अगर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करते, अगर उनका रेटिंग्स प्रॉपर नहीं है तो वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को काफ़ी हर्ट कर सकता है। और इसीलिए सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए फॉर ऑल द बिग इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। अब आप लोग सोचो कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं हम सबका रिस्क एपिटाइट अलग रहता है। सपोज मेरा रिस्क एपिटाइट बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकती हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने या फिर मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना। बट जो मॉडरेट रिस्क टेकर है, जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो या तो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा या ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, राइट। बट म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती है। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी का XYZ प्रोडक्ट है जहाँ पे लिखा है कि वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, तो फिर वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो फिर स्मॉल कैप या फिर मिड कैप या फिर बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए ना उनका एक्सपोजर कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अस, क्योंकि हम खुद का पर्टिकुलरली स्टॉक्स में डाल सकते हैं पैसा, वैसे वो लोग नहीं डाल सकते क्योंकि उनके पास रिस्ट्रिक्शंस है और हमारे पास इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऑब्वियसली है कि हम खुद का रिसर्च करेंगे, खुद के रिस्क के एपिटाइट के हिसाब से ही हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स रहते हैं ना उनका रिस्क कम रहता है एज कम्पेयर टू हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर। हम अपने रिस्क एपिटाइट को एवरी ईयर चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि मार्केट में कितना अपॉर्चुनिटी है एंड अदर फैक्टर्स, बट वो लोग नहीं कर सकते। और जो भी FIIs, DIIs रहते हैं ना उनका भी सेम ही इशू है, उनके पास भी मैनेजर्स होते हैं। अब मैनेजर्स ना ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट दे सके, क्योंकि अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी या लॉसेस बना सकती है तो फिर चांसेस है कि ये जो मैनेजर्स है उनका जॉब चला जाए एंड इट कैन वर्सन देयर सिचुएशन। क्योंकि जब FIIs, DIIs या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का लॉसेस होता है ना वो भी क्रोर्स में होता है। तो सोच लो आप ही कि मैनेजर्स को ना बहुत टाइट सिचुएशन रहता है
और इसीलिए वो एवरेज रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। जबकि हम इंडिविजुअल जो रहते हैं ना, हम तो कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कितना भी रिस्क ले सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स कि हमारा रिस्क कैपेसिटी कितना है और वो हिसाब से हम पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स को ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और हम रिस्क एपिटाइट के हिसाब से और रिसर्च करके मे भी ऐसे स्टॉक में डालते हैं जहाँ पे 10% एक साल में दिया और नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट 200% रिटर्न्स दिया। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी का ग्रोथ कैसा है और पोटेंशियल कैसा है। बट आप सोचो कि क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसा कर सकती है? सपोज XYZ म्यूचुअल फंड में फर्स्ट ईयर का रिटर्न दिया 5%, सेकेंड ईयर्स में रिटर्न दिया 10% का, थर्ड ईयर में रिटर्न दिया -8%, फोर्थ ईयर में रिटर्न दिया 200% और फिफ्थ ईयर में रिटर्न दिया 70%। तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, या फिर जब हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाएंगे आप उसमें इन्वेस्ट करोगे? फॉर सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं ABC म्यूचुअल फंड, जिसने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है। मतलब फर्स्ट ईयर में 10% का दिया, सेकेंड ईयर में 12% का दिया, थर्ड ईयर में 11% का दिया, फोर्थ ईयर में 16% का दिया और फिफ्थ ईयर में 15% का दिया। अब आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या आप कंपनी ABC म्यूचुअल फंड में डालोगे या कंपनी XYZ म्यूचुअल फंड में डालोगे? कौन से म्यूचुअल फंड में डालोगे? ऑब्वियसली आप ABC म्यूचुअल फंड में डालोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ना आपको रिटर्न्स का प्रोबेबिलिटी हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको एवरेज रिटर्न्स के पीछे भागते हो। और सेम हैपेंस विद म्यूचुअल फंड कंपनीज या फिर कोई भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, उन लोग एवरेज रिटर्न्स देखते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा संभाल रहे हैं, या अगर खुद का भी पैसा संभाल रहे हैं जैसे कि FII DIS, तो उनके पास मैनेजर्स रहते हैं। अब मैनेजर अपना जॉब लूज ना कर दे, इसलिए वो लोग भी बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं और ऐसे ही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे लॉसेस के चांसेस कम हो और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो, यानी कि एवरेज रिटर्न्स के पीछे ही भागते हैं, जबकि हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ग्रोथ के पीछे भाग सकते हैं। दिस वे वी कैन अर्न बेटर एंड वी हैव बेटर स्कोप एंड बेटर अपॉर्चुनिटी देन FPI, FIIs, DIIs, HNIs and mutual fund companies. What are your views on this? Comment down. Thank you for watching out this video with so much of patience. नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? A study says that 55% of millionaires don't even know about term insurance. हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा है, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको term insurance आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड
you all are aware कि ये जो amount है वो काफी कम है and it is not expensive at all. But as we age, premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।